हेलो स्टूडेंट्स, साकेत सर हियर, सादर प्रणाम। आज हम डेमो का चैप्टर 2 समझेंगे, दैट इज ऑफ क्लास 10th। चैप्टर का नाम फेडरलिज्म है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हमारे से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस फेडरलिज्म। तो आप ध्यान दीजिएगा, फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। इसमें पावर को डिवाइड किया जाता है। इसके बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और उसकी बहुत सारी क्या हो सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ी सरकार कौन सी कहलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। उसके बाद हमारे पास कौन आती है? स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। और उसके बाद कौन आ सकती है? लोकल गवर्नमेंट भी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब फेडरेशन कॉन्सेप्ट बना तो सिर्फ दो लेवल्स की बात की गई थी। एक जो पूरे देश के लिए होगा और उसके पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? दे आर ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे बैंकिंग, करेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं। और ये गवर्नमेंट किस पे काम करती है? प्रोविंसेस पर काम करती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। और ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किसका देखती है? दैट पर्टिकुलर स्टेट का। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात यही है, जो दोनों लेवल्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मीन्स योगी जी के पास अपनी पावर्स रहेंगी और मोदी जी के पास क्या रहेंगे? अपनी पर्टिकुलर पावर्स रहेंगी। तब ये एग्जैक्टली क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। जब दोनों लेवल्स के पास क्या होती हैं? अपनी पर्टिकुलर पावर्स होती हैं। अब ये हमारा इसके फीचर्स का 7th पॉइंट भी है। लेकिन ये अलग से भी एक क्वेश्चन आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म का, और कौन से दो एस्पेक्ट क्रूशियल हैं इन द प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। याद रखिएगा, जो फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म ये उसका 7th पॉइंट भी है। इसको आप 4 वर्ड से समझेंगे। एक वर्ड आपको क्या याद रखना है? एकता। दूसरा वर्ड आपको क्या याद रखना है? इट इज़ नोन एज अनेकता, भी आप समझ जाएंगे। और दो और वर्ड याद करने हैं आपको। एक वर्ड कौन सा रहेगा आपका? समझौता। और दूसरा वर्ड कौन सा रहेगा? आप याद कर लीजिएगा, एक विश्वास। अगर आपको ये 4 वर्ड याद हुए तो पॉइंट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, इसका एम क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या बचानी है हमारे देश में? यूनिटी। यूनिटी मीन्स एकता। और एक तरफ हमें किसको एकोमोडेट करना है? रीजनल डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता। तो ये तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हुए, और इसके लिए दो एस्पेक्ट्स क्रूशियल हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। मैम अलग से भी पूछ सकती हैं 1 मार्क्स में। दीज टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। पहला एस्पेक्ट, जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल्स की, वो एग्रीमेंट रखे कुछ रूल्स के लिए फॉर द पावर शेयरिंग। यानी दोनों के बीच में कोई समझौता जरूरी है, और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए कि वो अपने अपने एग्रीमेंट का पालन करेंगे। तो ये 1 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन बनता है। एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो दोनों याद कीजिएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट। तो पूरे पॉइंट को आप इन 4 वर्ड से याद कर सकते हैं। एकता को बचाओ, अनेकता को बचाओ। कैसे बचाएंगे? विश्वास और समझौते से बचाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। हमने मुश्किल क्वेश्चंस को भी कोशिश की है थोड़े आसान तरीके से समझाएं। अब दो तरह से क्या बनती हैं? फेडरेशंस बनती हैं। ये भी आ सकता है कि अलग अलग तरह की फेडरेशन कौन सी होती हैं। पहला तरीका हमारा होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का, जिसमें हमारे पास क्या आती है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन आती है। इस रास्ते पर सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। गाना चलता है हम पास आए, और मिलजुल कर क्या बनाते हैं? बड़ी यूनिट। किस चीज़ को पूल करते हैं? अपनी सोवेर्निटी को। सोवेर्निटी का मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये सब मिलजुल कर डिसीजन लेंगे, रिटेन करेंगे आइडेंटिटी को। क्या बढ़ाते हैं? सिक्योरिटी। दूसरी बात याद रखिएगा, इस तरह के सिस्टम में इसमें हमारे पास यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। इस सिस्टम में फ़ायदा क्या रहता है? जो इस पहले कैटेगरी का सिस्टम है, इसमें सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। यानी जितने स्टेट्स ने मिलकर ये पर्टिकुलर फेडरेशन बनाई, सबके पास इक्वल पावर्स हैं। और ये क्या होते हैं? एक तरीके से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट का ये एक पार्ट कहलाता है। लेकिन जो दूसरा सिस्टम होता है फेडरेशंस का, वो थोड़ा सा अलग मिलता है हमें।
इस बड़े सिस्टम में एक देश क्या करता है, जब वो ज़्यादा ही बड़ा देश है, अपनी पावर को डिवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में। इसका एग्जांपल इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है। इस सिस्टम में हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स। और एक ये लाइन आपकी अलग से आएगी अबव 95 वाले क्वेश्चंस में, जो हम आगे क्लियर करेंगे। कई बार तो इस सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स होती हैं, और कई बार कुछ यूनिट्स को क्या मिलती है, स्पेशल पावर्स मिलती है। अगर आप थोड़ा इस पॉइंट को क्लियर करना चाहें तो हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अलग पावर्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं सिक्किम मिज़ोरम, इनके पास भी कुछ अलग पावर्स हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा कमिंग टुगेदर था उसमें सबके पास क्या थी, स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स थी। यहाँ पर अनइक्वल पावर्स भी, और कई बार क्या हो सकती है उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, क्योंकि ये चीज़ आपसे वहाँ पर डिफरेंस की फॉर्म में पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हम डिफरेंस रखेंगे फेडरल में और यूनिटरी। उम्मीद है कुछ बच्चों ने यूनिटरी मेथड याद होगा, जब एक की वैल्यू निकालते थे, जैसे 10 पेन की वैल्यू दे रखी है, एक की निकाली है। तो यूनिटरी सिस्टम में एक ही लेवल होता है, पर अगर सब यूनिट्स हैं भी तो वो सब किसके कंट्रोल में होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती होंगी। ध्यान से देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे ऑर्डर किसको पास करती है, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को। आंसरेबल भी कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जांपल हमारे पास चाइना और श्रीलंका है। लेकिन जो हमारा देश है वो फेडरल सिस्टम में बिलीव करता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ऑर्डर नहीं दे सकती, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, और वो किसके लिए आंसरेबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंटर और स्टेट दोनों ही किसके लिए आंसरेबल होते हैं, लोगों के लिए। इसका एक तड़कता हुआ एग्जाम्पल इंडिया है। तो उम्मीद है, देखो फेडरल अभी हम पढ़ ही रहे हैं, 2 या उससे ज़्यादा यूनिटरी का मतलब 1। लेवल ज़्यादा है तो फेडरल बोलिएगा, लेवल 1 है तो यूनिटरी बोलिए। अब हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला फीचर, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरा फीचर, दोनों लेवल्स गवर्नमेंट के सेम सिटीजन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कुछ मामलों में मुझे कौन कंट्रोल कर सकते हैं, मोदी जी, कुछ मामलों में योगी जी। लेकिन दोनों का ज्यूरिडिक्शन याद रखिएगा, एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। हिंदी में इसका मतलब कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार। लेकिन अलग अलग मामलों में, जैसे लेजिस्लेशन, कुछ कानून सेंटर के चलेंगे, कुछ स्टेट के, कुछ टैक्सेस सेंटर के पास जाएंगे, कुछ स्टेट के, कुछ मामलों में कंट्रोल करेगा सेंटर और कुछ मामलों में स्टेट। तो सेम सिटीजन को किसने कंट्रोल किया, दोनों लेवल्स ने। अब तो दोनों लेवल्स का ज्यूरिडिक्शन है वो किसके द्वारा फिक्स किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैम ने पूछा दोनों लेवल की एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी को कौन जस्टिफाई करता है, तो फिर आंसर लिखेंगे दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। फिर अगर हमें कोई चेंज लाना है दोनों लेवल्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, तो यूनिलेटरली नहीं ला सकते। खाली एक लेवल चेंज नहीं लाएगा, इट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स। ये देखिए कितनी बढ़िया लाइन है, दोनों का कंसेंट नेसेसरी है। बात आती है कोर्ट्स दोनों के झगड़ों को सेटल करते हैं, किस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों लेवल के झगड़े भी कौन सेटल कर देती हैं, कोर्ट्स। ये एम्पायर की तरह काम करती हैं, द डिस्प्यूट अराइजेस। और लास्टली दोनों अलग अलग तरह से आपसे टैक्सेस ले लेते हैं ताकि दोनों के पास क्या रहे, फिनेंशियल ऑटोनॉमी। फिनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता, इनको एक दूसरे से पैसे ना मांगने पड़े, इसीलिए ऐसा सिस्टम चलता है। आगे बात करेंगे, हमारे देश में 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें क्या दिया था, 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट दिया। 2 टायर का मतलब 2 लेवल, जैसे एक तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन फिर हमें एक तीसरा टायर भी जोड़ना पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द लोकल गवर्नमेंट। इसमें पंचायत आ जाती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन ज़रूरी बात क्या है, किसी भी फेडरेशन में दोनों लेवल्स का क्या होना चाहिए, सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, मीन्स वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें क्या देता है, 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दे देता है। किस किस के बीच में, इन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट।
तो हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितनी लिस्ट दे दी हैं, इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द 3 लिस्ट। तो इसी को क्या कहा गया था, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बोला जाता है। अब हम थोड़ा लिस्ट को स्टडी करेंगे, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया लिस्ट को। यूनियन लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, याद रखिएगा, जिसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। इसमें हमें पूरे देश के लिए क्या चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। इसके सारे कानून कौन बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। और आप याद रखिएगा इसका जो टोटल सब्जेक्ट्स का नंबर है दैट इज 97। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो लोकल इम्पोर्टेंस के लिए, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, किसी एक स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इनके लिए सारे कानून कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बना देती है। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो टोटल कितने रहेंगे हमारे पास, 66 रहेंगे। इसमें पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर आएगा। फिर तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट आती है। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के लिए ज़रूरी हैं, सेंटर के लिए भी एज वेल एज द स्टेट। इसमें मैरिज आ जाता है, एडॉप्शन आ जाता है, सक्सेशन आ जाता है। इसके लिए दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोनों लेवल्स के बीच में, तो बात किसकी चलती है, श्योरली द यूनियन गवर्नमेंट रहेगी। तो बेटे हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट है ज़्यादा पावरफुल। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उन चीज़ों का क्या हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद है। तो कुछ सब्जेक्ट्स कब आए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पावर डायरेक्टली किसके पास दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट को दे दी गई है। ये इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं। इनको हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या इस लिस्ट को क्या नाम दे दिया गया, रेजिडरी लिस्ट। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया, साइबर क्राइम स्टार्ट हुए, तो ये सारे के सारे लॉज डायरेक्टली कौन बनाती है, बचे कुछ सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि इंडिया में हमारे पास कौन सी फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर, इसको प्रूव कीजिए। याद होगा ना, जब बड़ा देश अपनी पावर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उसको क्या बोला गया था, होल्डिंग। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास क्या है, इक्वल पावर्स नहीं है, अनइक्वल पावर है। कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर्स हैं, जैसे सभी स्टेट्स इंडिया में क्या रखते हैं, आइडेंटिकल पावर्स नहीं रखते हैं। कुछ स्टेट्स का स्पेशल स्टेटस है, जैसे आप स्टेट्स ले लीजिए, नागालैंड, मिजोरम, इनमें आर्टिकल 371 चलता है। जो इंडियन वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वो वहाँ जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये क्यों किया गया है, ताकि हम इनकी कल्चर और इनकी ट्रेडिशंस को बचा कर रखें, सिर्फ इसी वजह से किया गया है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनके पास इक्वल पावर्स नहीं हैं। दूसरा एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसमें कि ये यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं। बहुत बढ़िया बात है। देखिए कुछ ये यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन की जिनके पास इस पर वेरी लिटिल पावर्स हैं, बहुत कम पावर्स हैं। ये इतने छोटे थे कि हम इनको क्या नहीं बना सकते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि हम किस में जोड़ दें, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में जोड़ दें। क्योंकि जो हमारे देश में स्टेट्स बनाए गए वो कौन से बेसिस पर बनाए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे इसमें एरियाज हैं, चंडीगढ़ हुआ, लक्षद्वीप हुआ, या कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली हुआ, इनको क्या नाम दे दिया, यूनियन टेरिटरीज का नाम दे दिया है। इन टेरिटरीज के पास किसकी पावर नहीं है, स्टेट की पावर्स नहीं है। और हमारे पास इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, या सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन रनिंग दिस एरियाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को चेंज क्यों नहीं कर सकते जल्दी से, इसको अगर हमें बदलना है तो क्या प्रोसीजर है। देखिए जो शेयरिंग होती है पावर की सेंटर और स्टेट में, इसे ही क्या कहा जाता है, बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट भी अकेले क्या नहीं बदल सकती दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना है तो दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के उसे किससे पास कर देंगे, विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। अब उसको किससे पास कराना पड़ेगा, लेजिस्लेचर में, वो भी स्टेट्स के। और उसमें हमें कितनी मिलनी चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल सीट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना एक बहुत ही टफ काम माना जाता है। ये दोनों लेवल्स मिलजुल कर सकते हैं। अगली बात आ जाएगी कि जुडिशरी क्या काम करती है हमारे देश में। सबसे पहले तो जुडिशरी चेक करती है
कि सही तरीके से किसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। अगर कोई झगड़ा हो रहा है डिवीज़न ऑफ पावर्स का, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या ले लेती हैं, सारे के सारे डिसीजंस लेती हैं, और ये गार्डियन का काम करती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो बढ़िया काम, मतलब एक एम्पायर का काम किसको दिया गया हमारे देश में, जुडिशरी को। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, या 3 प्रैक्टिसेस को डिस्कस कीजिए जो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती हैं। ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे देश में क्या बनाए गए हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इसको क्या बोलते हैं, ये वन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर्स में। व्हाट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट, तो आप लिखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब कोशिश की गई स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पर, जो एक जैसी भाषा वाले लोग हैं दे शुड लिव टुगेदर। बाद में कुछ स्टेट्स को बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और द जोग्राफी। कुछ स्टेट्स बने, बहुत सारे स्टेट्स के एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स को भी चेंज किया गया। कुछ नए स्टेट्स बने, जैसे आपको पता हो नागालैंड बना है, उत्तराखंड बना है, झारखंड बना है। बहुत सारे पुराने स्टेट्स गायब करके नए बनाए गए। अब इस एक्सपीरियंस ने क्या शो किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर। अब हमारी कंट्री ज़्यादा यूनाइटेड है एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम ईजियर। तो इस पूरे सिस्टम से चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। तीसरा तरीका भी है जिससे रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के। देखिए जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, यानी जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसने भी हमारे देश में किसको स्ट्रेंथन किया है, फेडरलिज्म को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स है वो ज़्यादातर किस पे निर्भर करते हैं, हाउ द रूलिंग पार्टी एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। देखिए सब कुछ लीडर्स पे निर्भर करता है, सिस्टम अपना काम करता है। और जब से हमारे देश में रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट्स आई, 2-3 पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाई है, इससे एक नई स्पिरिट किस चीज़ की आ गई है हमारे अंदर, पावर शेयरिंग की। और जब से स्टेट गवर्नमेंट भी कोलिशन बनाने लगी है, एक नई कल्चर डेवलप हुई है। अब किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लगी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी, जिससे हमारे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप थोड़ी सी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे डिटेल में। आपके बुक में 2 पिक्चर्स भी हैं कि 1990 में ऐसा क्या चेंज आया जिससे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अब ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, एक लंबे समय तक पुराने समय में क्या होता था, सेम पार्टी रूल करती थी सेंटर पे और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। इससे जो स्टेट्स दूसरी पार्टीज के पास थे उनको ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स बनने का मौका नहीं मिलता था। जब कोई पार्टी अलग होती थी तो सेंटर क्या करता था, उसकी पावर्स को अंडरमाइन करता था, कई बार उसे डिसमिस भी कर देता था। किस चीज़ का मिसयूज़ करता था सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हर सरकार करती है। हालात कब बदले, 1990 में। इस समय किसका उदय होना शुरू हुआ, रीजनल पार्टीज़ का। कौन सी गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई, कोलिशन गवर्नमेंट। और जैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट बनी, अब एक नई कल्चर किसकी आ गई थी, पावर शेयरिंग की। और किसकी इज्जत हो गई, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऊपर से इस ट्रेंड को सपोर्ट किसने करा, एक जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको डिसमिस नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट को। यानी अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन की। इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था, इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, इसलिए उन्हें लगा कि इसको एक सरकार तो चला नहीं सकती, ना सेंटर चला सकता है ना स्टेट चला सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, जब आप सेंटर से भी पावर छीनते हैं, स्टेट से भी, और ये पावर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे स्टेट्स से किससे बड़े हैं, यूरोपियन कंट्रीज से। दूसरी बात, स्टेट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, इसलिए हमें लगा कि हमें एक और लेवल की ज़रूरत है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। महाराष्ट्र कितना बड़ा है एरिया वाइज, एज बिग एज जर्मनी। पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है। तो सोचिए इतने बड़े देश को आप 2 लेवल से कैसे चलाते हैं। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, तो कोई दिक्कत है, आप सीधा मोदी जी को कॉल नहीं कर सकते, योगी जी को कॉल नहीं कर सकते, लोकल लेवल पे आप कॉल कर सकते हैं। अब
इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट रखे इसके फेवर में? देखिए बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, वो बेस्ट सबसे कौन से अच्छे लेवल पर सेटल होते हैं? लोकल। लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है अबाउट द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आपको ही तो पता होगा कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। मोदी जी योगी जी को थोड़ी, उनको बहुत अच्छा आइडिया होता है पैसा कहाँ पर लगाना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। इससे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर क्या आती है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की स्पिरिट आ जाती है। और लोकल गवर्नमेंट से हम क्या रियलाइज़ कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, और वो क्या कहलाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कुल मिला के लोकल लोगों के लिए तो सबसे करीबी लेवल लोकल है, इसमें पार्षद आते हैं, मेयर आते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है? कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे इन बॉडीज़ के। जो लोकल गवर्नमेंट थी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में रहती थी? स्टेट गवर्नमेंट के। इलेक्शंस भी कई बार क्या नहीं होते थे उनके, रेगुलरली नहीं होते थे। वैसे ये सीन भी बदलेगा आके। और जो लोकल सेल गवर्नमेंट थी, इनके पास पावर और रिसोर्सेज नहीं होते थे। ये पूरी तरह से किस पे निर्भर होती थी? स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर हुआ करती थी उस समय। लेकिन सीन जरूर बदलेंगे। अब नेक्स्ट बात आ जाएगी हमारे पास 1992 में सारा सीन बदल जाएगा। ऐसा क्या हुआ? तो ये लोकल गवर्नमेंट बिफोर भी लिख सकते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे आफ्टर भी। आफ्टर में क्या हुआ? अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि सरकार को लोकल लेवल के इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। कुछ सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी गई हैं? इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द ओबीसीज। 1/3 सीट्स इसमें किसको दे दी गई हैं? वुमेन को। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी गई है। अब ये लोकल लेवल के चुनाव को देखती है। अभी तो लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि अपना थोड़ा पावर और थोड़े रिसोर्सेज आप किसके साथ शेयर कीजिए? लोकल के साथ। ये वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। इसको आप डिफरेंस बना के भी लिख सकते हैं। आगे हम टुकड़े करके समझते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा क्या है? सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ग्राम सभा के बारे में स्टडी करते हैं। देखो ग्राम सभा क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। अगर हम सारे अडल्ट मेंबर्स को ले लें किसी विलेज के, तो वो क्या बनाते हैं? ग्राम सभा। इसको साल में 2-3 बार मिलना पड़ता है। ये क्या चेक करते हैं? अपना बजट चेक कर लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। तो गांव को चलाने वाली एक बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम सभा बोल सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि पंचायती राज में क्या क्या आता है। ये एक 3 टायर सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे पहले पंचायत है, और इसको क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। ये काउंसिल होता है जिसके अंदर बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं, ये पंच कहलाते हैं, और इनका प्रेसिडेंट सरपंच होता है। ये डायरेक्टली कौन इलेक्ट करते हैं? ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। फिर हम ग्राम पंचायत को जोड़कर क्या बनाते हैं? ब्लॉक समिति या मंडल बना देते हैं। इसको पंचायत समिति बोल सकते हो, ब्लॉक बोल सकते हैं, मंडल बोल सकते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं, ये भी कौन इलेक्ट करते हैं? ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। इसी सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास क्या आ जाती है? जिला परिषद आ जाती है। जिला परिषद के बारे में याद कीजिएगा। अगर हम सारे के सारे क्या करें? पंचायत समिति और मंडल को मिला दें, तो हमारे पास क्या बनती है? जिला परिषद। इसके मेंबर्स भी क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। इसके पास एमएलएज भी होते हैं, एमपीज भी होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन क्या कहलाते हैं? हेड ऑफ द जिला परिषद। इसी तरह अर्बन एरियाज में हमें म्यूनिसिपैलिटीज़ मिलती हैं। छोटे टाउन्स में क्या होती हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। जो बड़े शहर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। और ये इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जिसमें किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? पीपल के, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो चेयरपर्सन है वो किसका हेड होता है? म्यूनिसिपैलिटी का। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या कहा जाता है? सच ए पर्सन इज कॉल्ड टू बी अ मेयर। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप दोबारा सुन सकते हैं। अब इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जिससे हम डिसेंट्रलाइज कर सकें पावर्स को। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 2 टायर ऑफ द गवर्नमेंट दिया। यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। बस में तीसरा टायर भी जोड़ दिया गया, जिसको पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनके पास अपना सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है। सेकंड बात, कुछ सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी गई? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए।
तीसरी बात, 1/3 सीट टोटल किसको दे दी गई? वुमेन को दे दी गई। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी गई थी और स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि थोड़े से पावर और रिसोर्सेज किसके साथ शेयर करें? लोकल के साथ भी शेयर करें। अब हमारे दो टफ क्वेश्चंस हैं, जिसने वीडियो पूरा सुना होगा लास्ट में उसको क्या मिलेगा? 2 E95 वाले क्वेश्चंस का गिफ्ट मिलेगा। इंडिया को क्यों कहा जाता है यूनियन ऑफ द स्टेट? उसको फेडरल क्यों नहीं बोलते हैं? तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हुआ था। बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो किसका हिस्सा बने? हमारे देश का हिस्सा बने। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए उसने इंडिया को क्या बोला? यूनियन ऑफ द स्टेट। जबकि उन्होंने कौन से वर्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं किया? फेडरेशन का यूज़ नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं? फेडरलिज्म। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ किया? यूनियन। जब जुड़ के बने तो वो क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड एज द यूनियन। और लास्ट में पहुंच जाएंगे कि ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये तो मैं कहता हूँ कि A98 वाला क्वेश्चन कहलाता है। बिल्कुल ढूंढना पड़ता है बच्चों को। फेडरलिज्म हमारे देश में सफल कैसे हुआ? सबसे पहली बात तो सफल क्यों हुआ? खाली ये नहीं कि हमारे पास एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। जो रियल सक्सेस है हमारे फेडरलिज्म के, वो किसको बोलते हैं? इट इज़ द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। दूसरी बात, हमारे अंदर कौन सी स्पिरिट रहती है? इट इज़ कॉल्ड टू बी द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। तीसरी बात, हम किसकी इज्जत करते हैं? डाइवर्सिटी की। हमारे अंदर एक डिज़ायर भी है कि हम मिलजुल कर रहें और हमारे कुछ शेयर्ड आइडियल्स हैं। इन सब चीज़ों ने किसको सफल बना दिया? हमारे देश में फेडरलिज्म को सफल बना दिया है। एंड नाउ द चैप्टर इज़ थॉरोली कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।